वेलकम बैक। खबर देंगे आपको। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू खिताब के लिए आया तो मुतादिद मुमालिक ने बॉयकॉट कर दिया है। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान कई मुमालिक के नुमाइंदे इजलास से चले गए। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को आलमी सतह पर बॉयकॉट का सामना। इसराइल के खिलाफ जनरल असेंबली में रुकन मुमालिक के एहतजाजन बायकॉट के ये मनाजर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। मुतादिद मुमालिक ने बायकॉट कर दिया है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू खिताब के लिए डाइस पर मौजूद हैं। ग्रेटर इसराइल के मंसूबे के बारे में वो बात कर रहे हैं और मुतादिद मुमालिक ने इस मौके पर उनका बायकॉट किया और जो इजलास है उससे उठकर चले गए हैं, जो जाहिर करता है कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को आलमी सतह पर किस किस्म के बायकॉट का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू खिताब के लिए आया तो मुतादिद मुमालिक ने बॉयकॉट कर दिया। इसराइल के खिलाफ जनरल असेंबली में रुकन मुमालिक के एहतजाजन बॉयकॉट। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान कई मुमालिक के नुमाइंदा इजलास से वो चले गए। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को आलमी सतह पर बॉयकॉट का सामना है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू खिताब के लिए आया तो मुतादिद मुमालिक ने बायकॉट कर दिया। इसराइल के खिलाफ जनरल असेंबली में रुकन मुमालिक के एहतजाजन बायकॉट और नेतन्याहू की तकरीर के दौरान कई मुमालिक के नुमाइंदे इजलास से चले गए। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू खिताब के लिए आया तो मुतादिद मुमालिक ने बायकॉट कर दिया। बायकॉट करने वाले मुमालिक में अरब और मुस्लिम मुमालिक शामिल हैं। Please order in the hall. 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 वजीर आजम शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से आज खिताब करेंगे। वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद वाशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। जनरल असेंबली से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ मसला कश्मीर पर रोशनी डालें। मकबूजा वादी में भारतीय जबर से दुनिया को आगाह करेंगे। कश्मीरियों की उमंगों और आलमी करारदादों के मुताबिक मसले के हल पर जोर देंगे। वजीर आजम फलस्तीन खासकर गजा में इसराइली जहरियत पर भी बात करेंगे। मार्का हक के दौरान भारत पर पाकिस्तान की तारीखी फतह के बारे में भी बताएंगे। और इससे कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप से मुलाकात की है। फील्ड मार्शल सैयद दासिम मुनीर भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर आजम ने सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत की तारीफ की, अमन का लंबरदार करार दिया। कहा, अमरीकी सदर की फैसला कुन सलाहियत के सबब पाक भारत जंगबंदी हुई। पाक अमरीका टैरिफ मुआहदे पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। कहा, सदर ट्रंप की क़यादत में पाक अमरीका शराकतदारी मजीद मजबूत होगी। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन मजीद बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। अमरीकी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी है। पाक अमरीका ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तारीखी मुलाकात। वजीर आजम हाउस के एलामिया के मुताबिक व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में होने वाली मुलाकात दोस्ताना और गर्मजोशी के माहौल में हुई। अमरीकी सदर से मुलाकात में वजीर आजम के साथ आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वजीर आजम ने सदर ट्रंप की बहादुरी और जुर्रतमंदाना क़यादत की तारीफ की। कहा कि अमरीकी सदर की फैसला कुन सलाहियत की सबब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी हुई, जिससे जनूबी एशिया में बड़े बहरान को टालने में मदद मिली। वजीर आजम ने पाक अमरीका देरीना ताल्लुकात का तस्करा किया। पाक अमरीका टैरिफ मुआहदे पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। कहा कि सदर ट्रंप की क़यादत में पाक अमरीका शराकत दारी मजीद मजबूत होगी, जो दोनों ममालिक के मफाद में है। वजीर आजम ने सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। मुलाकात में गजा और मगरबी किनारे में कायम अमन पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने गजा जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की काविशों की तारीफ की। न्यूयॉर्क में मुस्लिम दुनिया के अहम रहनुमाओं से मुलाकात के एहतमाम पर भी अमरीकी सदर को सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले वाशिंगटन पहुंचने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ्द का एनडीओ एयरबेस पहुंचने पर रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। अमरीकी एयरफोर्स के आला ओहदेदार ने उनका खैर मकदम किया, जिसके बाद वजीर आजम का काफिला प्रोटोकॉल में व्हाइट हाउस रवाना हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात के दौरान तहरीफ का तबादला भी हुआ।
وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بے مثال پیش رفت ہوئی ہے. بھارت پر فتح اور سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا. 2025 کامیابیوں سے بھرپور رہا. ہائبرڈ نظام کی کامیابیوں کا تسلسل جاری ہے. جو کہتے تھے ٹرمپ آئے گا تو دروازے کھل جائیں گے، مشکلات ختم ہو جائیں گی، انہوں نے کل دیکھ لیا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات چاہتا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا تقریب سے خطاب. کا ایک وقت تھا جب ایک شخص کہتا تھا ٹینکوں میں تیل نہیں، دوسرا کہتا تھا کیا ہندوستان پر حملہ کر دوں. دنیا نے دیکھا پاکستان نے خود سے بڑی طاقت کو شکست دی. صاحب کہتے تھے ہمارے ٹینکوں میں تیل نہیں، اور دوسرے صاحب کہتے تھے یہ کیا چاہتے ہیں کہ میں جنگ کر دوں. مگر دوسری طرف ہمارے سپہ سالار اور ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ہندوستان کو منہ توڑ جواب دیا. ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں ان 2 مساجد کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ملی جن کو ہم دیکھنے کو اور جانے کو ترستے ہیں. فوجی املاک کے اوپر حملے کرتے تھے، کہتے تھے کہ ٹرمپ کے آنے سے ہماری مشکلیں ختم ہو جائیں گی. انہوں نے بھی کل دیکھ لیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان سے کس طرح کے تعلقات چاہتا ہے. سوائے 2 ممالک کے، ایک اسرائیل ہے اور ایک ہندوستان، ہر دنیا کا ملک پاکستان سے بہتر تعلقات چاہتا ہے. کراچی کے علاقے گلشن معمار میں نوجوان کا قتل، ملزمان کی عدم گرفتاری پر علاقہ مکینوں کا احتجاج. سپر ہائی وے پر ٹریفک جام ہے، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی ہیں. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سلمان لودھی سے. سلمان، کیا صورتحال ہے ابھی؟ دیکھیں، سپر ہائی وے پر ہونے والے احتجاج کی وجہ سے کافی شاہراہوں پر بدترین ٹریفک جام ہے. کراچی سے حیدرآباد جانے والے جتنی شاہراہ ہیں اور اس کا بھی اس کی کنیکٹنگ جتنی شاہراہ ہیں وہاں پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگی ہیں. ڈی ایس پی سوراب گوڈ مظاہرین سے مذاکرات کر رہے ہیں. مظاہرین کا یہ ہے کہ گلشن معمار میں جو فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں نوجوان منصور کو قتل کیا گیا تھا، اس کیس سے جڑے ملزمان کو گرفتار کیا جائے. پولیس کہتی ہے 3 روز کے اندر ملزمان کو گرفتار نہ کیا تو دوبارہ مظاہرین احتجاج کر سکتے ہیں. اس وقت بھی مذاکرات جاری ہیں اور مظاہرین اس وقت بھی مرکزی اشارہ پر احتجاج کر رہے ہیں. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ سلمان. بھارتی کپتان کو سیاسی بیان دینا مہنگا پڑ گیا. آئی سی سی نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار دے دیا. سوریہ کمار یادو پر میچ فیس کا 30% جرمانہ عائد. آئی سی سی نے گزشتہ روز پیشی پر سرزنش کرتے ہوئے بھارتی کپتان کو وارننگ جاری کی تھی. بھارت کی شکایت پر پاکستانی کرکٹرز بھی آئی سی سی کے سامنے پیش ہو گئے. ذرائع نے بتایا میچ ریفری نے حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان سے مختلف نوعیت کے سوال کیے. دونوں نے اپنا کیس مضبوط انداز میں پیش کیا. صاحبزادہ فرحان نے کہا کہ تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، وہاں اسی انداز میں جشن مناتے ہیں. حارث رؤف بولے اشاروں کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھا. پیسر نے ریفری سے ہی پوچھ لیا آپ بتائیں 6-0 کا مطلب کیا ہے، جس پر رچی رچرڈسن خاموش ہو گئے. حارث پر میچ فیس کے 50% جرمانے کا خدشہ ہے. تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ضابطہ اخلاقی خلاف ورزی کے مرتکب قرار دے دیا گیا ہے بھارتی کپتان کو. سوریہ کمار یادو پر میچ فیس کا 30% جرمانہ عائد کیا گیا. آئی سی سی نے گزشتہ روز پیشی پر سرزنش کرتے ہوئے بھارتی کپتان کو وارننگ جاری کی تھی. بھارت کی شکایت پر پاکستانی کرکٹرز بھی آئی سی سی کے سامنے پیش ہوئے اور ذرائع نے بتایا کہ میچ ریفری نے حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان سے مختلف نوعیت کے سوال بھی کیے اور دونوں نے اپنا کیس مضبوط انداز میں پیش کیا. صاحبزادہ فرحان نے کہا کہ تعلق خیبر پختونخوا سے ہے اور وہاں اسی انداز میں جشن منایا جاتا ہے. کارگل جنگ کے دوران ہم نے ورلڈ کپ میں پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملائے تھے تو اب ایسا کیوں ہے؟ بھارتی کانگریس رہنما اور سابق وزیر ششی تھرور نے اپنی ہی ٹیم کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کہا ہمیں کھیل کے جذبے سے کھیلنا چاہیے، اگر پاکستان کے بارے میں سخت موقف رکھتے ہیں تو میچ نہیں کھیلتے. The decision had been made to play. If we feel so strongly about Pakistan, we should not have played. But if going to play them, we should play in the spirit of the game, and we too should have handshakes. I have shaken their hands, done the normal things that are required. We've done this before. In 1999, when the Kargil war was going on a very day when soldiers were dying for our country, we were playing the World Cup in England in Manchester against Pakistan. And what we were doing, frankly, was we were shaking their hands even then, because the spirit of the game is a different spirit from what goes on between countries, between armies, and so on. کچھ بھی ہو جائے اس بار بھارت کو نہیں چھوڑنا. بنگلہ دیش کے خلاف جیت کے بعد اسٹیڈیم میں ایک مردانہ فاسٹ بولر حارث رؤف کا ہاتھ پکڑ لیا. بس ایک جملہ بولتا رہا، بدلہ لینا ہے، چھوڑنا نہیں ہے.
حارث نے بھی جیت کا یقین دلایا. مداح نے آرم بینڈ دینے پر حارث کا شکریہ بھی ادا کیا. آپ نے میرا عارف بھائی کو بول دیا ہے کہ انڈیا سے نہیں ہارنا. آپ نے میرا جو ہے نا پاکستان کے لیے لو سپورٹ جو میں ہمیشہ کیری کرتا ہوں اس کو اپریشیٹ کیا اور اس کے بدلے میں آپ نے مجھے یہ دیا. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ پاکستان کو جتانا ہے آپ نے عارف بھائی آن 28 سنڈے کو. ایشیا کپ جیتیں، بھارت کو فائنل میں ہرائیں. شائقین کرکٹ کہتے ہیں بھارت کو اس بار ایسی شکست دیں گے وہ 2023 میں آسٹریلیا کے ہاتھوں ورلڈ کپ فائنل کی ناکامی بھول جائیں گے. 100% انشاءاللہ پاکستان جیتے گا. پاکستان اپنی بیٹنگ اچھی کرے نا تو پاکستان بالکل لے کے جا سکتا ہے. امید ہے انشاءاللہ جیتے گا پاکستان انڈیا سے. بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ پاکستان کی ون. ہم لوگ کپ لے کے ہی جواب دیں گے. اب ہمیں اپنا جیت کے نا اپنا ظرف دکھانا چاہیے پھر بھی کہ ہم لوگ اسپورٹس مین نیشن ہیں اور ہم لوگوں کو پھر بھی ہاتھ میں لگانا چاہیے. کب جیتے ہاتھ بڑھائے لیکن کب پہلے جیتے. انشاءاللہ کپ لے کے جائیں گے. 2023 جو آسٹریلیا نے ہرایا تھا انڈیا کو وہ بھول جائیں گے انشاءاللہ. ایسی مار دیں گے نا اس فائنل میں. شاہین ہمارا شاہین ایسا اڑے گا انڈیا کے خلاف اوپر سے جا کے نیچے مارے گا. انڈیا تیار ہو جاؤ اور ہم سے بچو. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. خبر آپ کو دیں گے. سندھ کابینہ میں رد و بدل. اسماعیل راہو نے حلف اٹھا لیا اور سعید غنی سے محکمہ بلدیات کا قلمدان واپس لے لیا گیا. ناصر حسین شاہ کو محکمہ بلدیات کا قلمدان سونپ دیا گیا. سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا سنجے. جی بالکل. سندھ کابینہ میں تبدیلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. سندھ کابینہ میں شاہد تھیم جو صوبائی وزیر لیبر تھے انہیں ہٹا دیا گیا ہے اور انہیں کابینہ سے نکال دیا گیا ہے. ان کی جگہ اسماعیل راؤ نے سندھ کابینہ میں بطور وزیر حلف اٹھا لیا ہے اور انہیں محکمہ یونیورسٹی بورڈ کا قلمدان سونپا گیا ہے. ناصر شاہ کو اہم ذمہ داری دی گئی ہے، انہیں محکمہ بلدیات کا قلمدان سونپا گیا ہے، جبکہ سعید غنی سے یہ قلمدان واپس لے لیا گیا ہے. سعید غنی کو محکمہ محنت اور سوشل پروٹیکشن کا محکمہ دیا گیا ہے. جام خان شروع جو محکمہ آبپاشی کے وزیر ہیں انہیں ایک اضافی محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا قلمدان سونپا گیا ہے. مخدوم محبوب زماں جو محکمہ ری ایبلیٹیشن میں وزیر تھے ان سے محکمہ ری ایبلیٹیشن واپس لے کر انہیں محکمہ خوراک کا قلمدان سونپا گیا ہے. سندھ کابینہ میں 4 نئے معاونین خصوصی ان کو بھی شامل کیا گیا ہے، جس میں ڈاکٹر شام سندر آڈوانی کو محکمہ اقلیتی امور کا قلمدان سونپا گیا ہے. اس طرح معاون خصوصی محمد علی راشد کو محکمہ انفارمیشن سائنس ٹیکنالوجی کا قلمدان دیا گیا ہے. سرفراز راجر کو محکمہ آرکائیو کا قلمدان سونپا گیا ہے. سندھ کابینہ میں فراز لاکھانی، محمد طارق حسن، عطا محمد پنور کو بھی معاون خصوصی کے طور پر شامل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. صوبائی وزیر سندھ شرجیل میمن کا مریم نواز کو جواب. انہوں نے کہا کہ ہم وزیر اعظم کی تعریف کرتے ہیں، پنجاب حکومت خفا ہو جاتی ہے. ان کے آپس کے کیا مسائل ہیں مجھے علم نہیں. پیپلز پارٹی سیلاب پر سیاست نہیں کر رہی. وزیر اعلیٰ پنجاب کے ریمارکس نامناسب ہیں. مریم نواز نے کہا کوئی بھی خوددار شخص عالمی اپیل نہیں کر سکتا. ماضی میں شہباز شریف یہ کام کر چکے ہیں. دل سے کہتا ہوں وزیر اعظم خوددار بھی ہیں اور باعزت بھی. ہم اپیل کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے، ان کو پرابلم ہو رہا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی تعریف کرتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کی تعریف کرتے ہیں. پنجاب حکومت کو اعتراض ہوتا ہے کہ جی پرائم منسٹر کی تعریف کیوں کر رہے ہیں. اب ان کے آپسی کیا مسائل ہیں مجھے سمجھ میں نہیں ہے. چیف منسٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ کوئی خوددار شخص عالمی برادری سے اپیل کیسے کر سکتا ہے. میں دل سے بول رہا ہوں پرائم منسٹر صاحب خوددار بھی ہیں اور باعزت شخص بھی ہیں. ہماری پارٹی کے لیے کہہ رہے تھے، اپنی پارٹی کے لیے کہہ رہے تھے، کس کے لیے کہہ رہے تھے وہ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی سیلاب پہ سیاست نہیں کرتی. پولیٹیسائز وہ کرتے ہیں جو اس پہ سیاست کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا اسٹنٹ بنانا چاہتے ہیں یا ٹک ٹاک کا اسٹنٹ بنانا چاہتے ہیں، بسکٹ کے ڈبوں کو اور اپنی روٹیوں کو اور چپاتیوں کے اوپر بھی اپنی تشہیر کرنا چاہتے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری شرجیل میمن کو لاہور کے دورے کی دعوت دے دی. ازما بخاری نے کہا کہ آپ لاہور آئیں، آپ کو دکھاتے ہیں پنجاب میں کیا کام ہو رہا ہے تاکہ آپ بھی سیکھ سکیں. کل پنجاب کی پنک سکوٹیز کو آپ نے سالوں بعد دہرا کر اچھا کیا. ہمیں آپ کی اپیلوں سے اعتراض نہیں، دن رات وفاق کو مشورے دیں لیکن حکمت تو کریں. 2025 میں پنجاب حکومت نے کسانوں کو 98 ارب کا ریلیف دیا. پنجاب حکومت کا رواں مالی سال کا زراعت کا بجٹ 129.8 ارب روپے ہے. مریم نواز نے گزشتہ سال کسانوں کو 9,500 ٹریکٹر دیے، اس سال بھی دے رہے ہیں.
पंजाब के किसानों और गंदम पर दुख का इजहार करने से पहले सिंध अपनी गंदम की तलब पूरी कर ले। पंजाब में गंदम पैदावार 22.05 मिलियन मैट्रिक टन है, जबकि सिंध में सिर्फ 3.54 मिलियन मैट्रिक टन है। पंजाब बाकी सूबों की जरूरत भी पूरी करता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई में हम क्यों पार्टी बने? जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक है वो बीच में रहती है, जिसको जरूरत पड़ती है उसके साथ चल पड़ते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं इसमें कोई दो राय नहीं। पंजाब में मरियम नवाज काम कर रही हैं, इसे सराहना चाहिए। सिंध में बिलावल भुट्टो कोशा है, इसकी भी तारीफ होनी चाहिए। सिपा सालार ने ऐलान किया है इसराइली बर्बरियत के खिलाफ है। तनकीद हम पर नहीं हो रही, एक दूसरे पे ही की जा रही। तो जब हम उसका हिस्सा है ही नहीं तो हम क्यों बीच में पार्टी बने? जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक है वो हमेशा बीच में ही रहती है, जब जहाँ जरूरत पड़ती है उसमें शामिल हो जाती है। तो हम भी बीच का रास्ता लेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। पंजाब में अगर मरियम नवाज साहिबा काम कर रही हैं तो हमें उसको सराहना चाहिए। तो सिंध में अगर बिलावल साहब कोशिशें कर रहे हैं, जैसे कल वो पिंक मोटरसाइकिल का उन्होंने फ्री इजरा किया, इसकी तारीफ करनी चाहिए। हमारे सपे सलार ने भी बाकायदा तौर पर ऐलान किया है एक दिन आएगा ये अजीम काम भी अल्लाह ताला जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लेगा। अगला ट्रिप मेरा फलस्तीन का हो, तैयारी करते हैं और अपने सहाफी भाइयों को हम साथ लेके जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में खिताब भी करेंगे। और ट्रंप से मुलाकात के बाद वो वाशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुंचे थे। वजीर आजम के खिताब में मसला कश्मीर, गजा पर इसराइली जौहरियत और मार्का हक में पाकिस्तान की भारत पर तारीखी फतह का जिक्र भी मुतवक्के है। वजीर आजम शहबाज शरीफ UN जनरल असेंबली पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में वो खिताब भी करेंगे। और वजीर आजम के खिताब में मसला कश्मीर, गजा पर इसराइली जौहरियत और मार्का हक में पाकिस्तान की भारत पर तारीखी फतह का जिक्र भी मुतवक्के है। अब से कुछ देर में वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास से खिताब करेंगे। इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करने पहुंच चुके हैं और वजीर आजम के खिताब में मसला कश्मीर, गजा पर इसराइली जौहरियत और मार्का हक में पाकिस्तान की भारत पर तारीखी फतह का जिक्र भी मुतवक्के है। वजीर आला पंजाब की पॉलिसियों ने किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया। टैक्स के पैसों से जाती तशहीर कराई जाती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कौम को बेवकूफ बनाने के लिए है। MQM तो एक फोन की मार है, सब कुछ बदल जाता है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सब शरीक हैं, जब ही चल रहा है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी और MQM और JUI सब शरीक है ना, जब ही तो ये प्रोग्राम चल रहा है। सिंध में जो कुछ हो रहा है वो भी हम जानते हैं। ये जो कहा जाता है कि 1 करोड़ लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ 25% भी जेन्युइन तरीके से लोगों को पैसे नहीं मिलते, इसलिए कि वडेरे और जागीरदार शिनाख्ती कार्ड भी हासिल कर लेते हैं और ATM कार्ड भी हासिल कर लेते हैं। अपनी मर्जी से पैसे वसूल करके उनको चंद % पैसे लोगों को दे देते हैं और होते भी कितने हैं। तो 12,000 रुपए 3 महीने में देकर आप खैरात देकर उनका हक मार दें। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध ये जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, ये कौम को बेवकूफ बनाने का अमल होता है, बुरा कुश्ती होती है। MQM को तो पिछले 30-40 साल से एक टेलीफोन की मार होती है। पंजाब की वज़ीर आला से पूछना चाहता हूँ, जो बेड़ा गर्क किसान का किया हुआ है आपकी पॉलिसियों ने, उसका जवाब कौन देगा? आप इश्तिहार छपवाइए, टैक्सों के पैसों से आप अपनी जाती तशहीर करवाती हैं, पूरे खानदान की तशहीर होती है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से डॉक्टर्स के वफ्द की मुलाकात। गवर्नर ने हालिया सैलाब में डॉक्टर्स की मिसाली खिदमत पर खराज तहसीन पेश किया। गवर्नर ने कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान के सदर प्रोफेसर खालिद मसूल गोंदल की सरबराही में वफ्द से मुलाकात की। गवर्नर ने चारों सूबों के मुंतखब कौंसिल मेंबरान को मुबारकबाद दी। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर आयशा सिद्दीका को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि आगाज हुकूक बलूचिस्तान पैकेज पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था। हालिया सैलाब में डॉक्टर्स ने मुतासरीन की भरपूर मदद की, जो काबिल सत्ताइश है। पंजाब में सैलाब के बाद मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल संगीन है। जलालपुर, भट्टियां के करीबी देहात अब भी पानी में डूबे हैं। आरिफवाला के गांव पीपल के मकीनों को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया गया। लियाकतपुर की बस्ती मुराद के साजिद का भी सब कुछ सैलाब की नजर हो गया। कबीरवाला के किसान इमदाद के मुंतजर हैं।
घर के घर बह गए, लोगों से आशियाने छिन गए। पंजाब में कई खानदान दर बदर हो गए। सैलाब के बाद कई शहरों में बदतरीन सूरत हाल है। जलालपुर भटिया के करीब देहात अब भी पानी की लपेट में हैं। मकान, फसलें और रास्ते ज़ेरे-आब होने से लोग रुल गए। हर जगह से पानी खत्म हो गया, लेकिन हमारे गांव में अभी तक भी पानी मौजूद है। फसलें भी तबाह हो गई हैं, हमारे मवेशियों का चारा भी कम्प्लीटली तौर पे तबाह हो गया है। इंतजार से बैठे हैं कि कोई साढ़े मकान आके देखो। आरिफवाला में मोजा पीपल के मकीनों को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया गया। सैलाब ने लोगों से माल मवेशी भी छीन लिए, बच्चे भी परेशान हैं। लियाकतपुर की बस्ती मुराद के साजिद का भी सब कुछ सैलाब की नजर हो गया। कहता है मकान गिर गया, कोई चीज नहीं बची। जिस गाय का दूध बेचकर गुजर बसर होता था वो भी बह गई। कोई शायकान बच्चे, मेरे निक्के निक्के 4 बच्चे। कबीरवाला में दरिया रावी के आबी रेले ने लोगों के मकान और फसलें मलियामेट कर दी। गाँव घकबार के किसान इमदाद के मुंतजिर हैं। न मकान बच्चे, न चारदीवारियाँ, कोई शहर नहीं, बिल्कुल हर शहर खत्म हो गई। पंजाब में कई मकामात पर मुतासरीन की घरों को वापसी का सिलसिला भी जारी है। घरों को लौटने वाले दोबारा तामीर और रोजगार के लिए परेशान हैं। एक बार फिर आपको खबर देंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब के लिए पहुंच गए हैं और वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ नायब वजीर आजम इसहाक डार भी मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स पहुंचे हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ और आज अहम खिताब करने वाले हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से। और वजीर आजम अपने खिताब में अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेंगे। वजीर आजम मसला कश्मीर और फलस्तीन समेत कई आलमी और इलाकाई मसाइल पर आलमी बरादरी को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। वजीर आजम का यूएन जनरल असम्बली इजलास के मौके पर भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर जवाब और भारत की जानिब से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। वजीर आजम की जानिब से भारतीय सहाफ़ी को ये जवाब दिया गया। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ इस वक्त पहुंच चुके हैं अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स और अब से कुछ ही देर में वो यूएन जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और अपने खिताब में अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में वजीर आजम पाकिस्तान पेश करेंगे। वजीर आजम मसला कश्मीर और फलस्तीन समेत कई आलमी और इलाकाई मसाइल पर आलमी बरादरी को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रवा हफ्ते आटा 15 रुपए 41 पैसे फी किलो महंगा, टमाटर 15 रुपए 75 पैसे फी किलो और मटन 8 रुपए 34 पैसे फी किलो महंगा हुआ। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। खूर्दनी तेल, घी, ताज़ा दूध, बासमती चावल और चीनी की कीमतों में भी इजाफा हुआ। एक हफ्ते में 11 अशिया की कीमतों में कमी और 23 अशिया जरूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ खतरनाक हद तक बढ़ गया। हर पाकिस्तानी 3,18,252 रुपए का मकरूज हो गया। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में बताया गया 10 साल कबल पाकिस्तान का हर शहरी 90,047 रुपए का मकरूज था। 10 साल में हर शहरी पर कर्ज में 3 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ। पाकिस्तान पर कर्ज के बोझ में सालाना औसतन 13% इजाफा हो रहा है। थिंक टैंक के मुताबिक पाकिस्तान का कर्ज मईशत के 70.2% के बराबर हो चुका। पाकिस्तान का कर्ज दीगर एशियाई ममालिक के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। श्रीलंका पर कर्ज का बोझ जीडीपी के 96.8%, भारत में 57.1% और बांग्लादेश पर 36.4% है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन जबरदस्त तेजी देखी गई। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम होने लगे। बेंचमार्क 100 इंडेक्स पहली बार 1,62,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर कर गया। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 2976 पॉइंट्स इजाफे से 1,62,257 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान कारोबार 3142 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। सीमेंट, ऑयल एंड गैस कंपनीज के शेयर्स में तेजी देखी गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 1,60,000 पॉइंट्स अबूर करने पर इजहार मसरत किया। वजीर आजम ने कहा, स्टॉक मार्केट की तारीखी सतह हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद का इजहार है। अल्लाह की फजल, कारोबारी बरादरी और हुकूमत की अनथक मेहनत से स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर है। मुल्क मौशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की राह पर गामजन है। इंशाअल्लाह मौशी तरक्की का सफर तेजी से जारी रहेगा। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में सी पैक की आला सतह फोरम मुश्तरका ताउन कमेटी का 14वां इजलास शुरू हो गया। सी पैक
फेज 2 के बाज़ाब्ता आगाज की मंजूरी दी जाएगी। वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने इजलास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हैं, एतमाद और मुश्तरका तकदीर में बंधे हैं। सी पैक फेज 2 अवाम और नौजवानों पर मबनी तरक्की का नया दौर होगा। Pakistan and China are not just partners, we are iron brothers. Gwadar emerged as Pakistan's and CPAC's maritime gateway. I urge early approval of Gwadar East Bay Expressway Phase 2 to link the airport with the seaport. Vocational training programs, youth innovation centers, and internships in Chinese enterprises should prepare young Pakistanis. 2 model export-oriented special economic zones and Karachi and Islamabad must be developed as it was agreed between Prime Minister Lee and Prime Minister Sharif of CPAC Phase 2 must be linked to measurable export growth targets. वजीर आला की ज़ेर सदारत सड़कों की तामीर पर अहम इजलास और वजीर आला तरक्याती कामों से मुतालिक मेयर और महकमा बल्दियात को हिदायत। बारिशों से कराची की बेशतर सड़कें टूट फूट गई हैं। KMC और टाउन्स महकमा बल्दियात की ज़ेर निगरानी स्कीमें बनाएं। कराची की तमाम सड़कों की मरम्मत या तामीर नौ की जाए। वजीर आला सिंध ने मजीद कहा कि सड़कों के साथ निकासी आब का निज़ाम भी बेहतर बनाया जाए। KMC की टूटी सड़कों का सर्वे किया जा रहा है और टाउन्स को अपनी सड़कों का सर्वे करने की हिदायत दी है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।